सो लेट अस सी एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 में क्या कहा गया है कि एक कॉइन को 1000 बार टॉस किया है, ठीक है। ए कॉइन इज टॉस 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितना बार एक चीज रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स कितना बार आ रहा है, आउटकम मिल रहा है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो दिया है हेड और टेल ही होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं है। सो हेड कितना बार आ रहा है 455 टाइम्स आउट ऑफ 1000 टाइम्स, एंड टेल कितना बार आ रहा है 545 टाइम्स आउट ऑफ 1000 टाइम्स, ठीक है। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? समझ में आया यहाँ तक? हाँ काबिक नवोदय समझ में आ हाँ रहा सर। हाँ सर। है? ओके। सो नाउ यू हैव बीन आस्क्ड टू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट, ठीक है। सो ईच इवेंट मतलब क्या? यहाँ पे दो इवेंट्स है, ठीक है। वन इवेंट इज गेटिंग द फर्स्ट टाइप ऑफ आउटकम एंड द सेकंड इवेंट इज गेटिंग द सेकंड काइंड ऑफ आउटकम, ठीक है। सो लेट अस डू दिस सम। इसी सम को हम लोग अच्छे से करते हैं यहाँ पे। हाउ टू राइट दैट, ओके। इतना लंबा चौड़ा लिखने का जरूरत नहीं है बुक की तरह। सो लेट अस डू दिस सम। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए कॉइन इज टॉस 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहले लिखने का जो चीज है वो ये विल राइट लाइक दिस। द एक्सपेरिमेंट, द गिवन एक्सपेरिमेंट, ओके, नॉट एक्सपेरिमेंट, द गिवन एक्सपेरिमेंट consist of tossing a coin for 1000 times. So therefore what we can write? Therefore we can write therefore total number of trials, ये 1000 क्या है? ये 1000 ट्रायल है ना। each trial consists of one toss, तो total number of trials is equal to 1000, okay। let, यहाँ पे क्या लिखे हैं? यहाँ पे E और F ना यूज करके वी कैन राइट H एंड T, ठीक है। लेट H बी द इवेंट getting a head and T be the event of getting a tail, ठीक है। समझ में आया सबको? सबको इतना तक समझ में आया? हाँ सर। हाँ सो हाँ सर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर नहीं लिखते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स लिखते हैं। नंबर ऑफ ट्रायल्स in which head appeared, okay। कितना होगा? 455। and number of trials, या फिर इसको एक साथ में लिख देते हैं, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच हेड appeared is equal to 455। so therefore क्या लिखेंगे? therefore P of H, या फिर ऐसे लिख सकते हैं probability of getting a head is equal to P of H, and this P of H is equal to क्या होगा? number of trials
had appeared divided by total number of trials. ओके, यही था ना एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आया? हाँ। ओके, सो कितना होगा आंसर? फिर 0.455। 4.5 तो कभी नहीं हो सकता। देखो, प्रोबेबिलिटी का अगर तुम डेसिमल में वैल्यू निकाल रहे हो, सो प्रोबेबिलिटी वैल्यू विल ऑलवेज लाई बिटवीन, है कि नहीं? इसके बीच में लाई करेगा ना। हाँ। Because this is a null event, this is an impossible event and this is a sure event। ठीक है, तो वेरिएबल प्रोबेबिलिटी वाला अगर तुम्हारा कोई बीच का अगर कोई वैल्यू है तो दैट वैल्यू विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, मतलब नल और श्योर इवेंट के बीच में ही बाकी जितना भी इवेंट्स रहता है रैंडम एक्सपेरिमेंट्स का, वो ऐसे ही निकलता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1, दैट मीन्स 0% एंड 100%। समझ में आया सबको? कपिक, नवदीप, समझ में आया? हाँ सर। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी हो, हाँ सर। 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, 0 एंड 1 आर इंक्लूसिव। ओके, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, बट 0 से कम नहीं होगा और 1 से ज्यादा नहीं होगा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू। ओके, सो रिमेंबर टिल हियर, ये चीज कॉन्सेप्ट अच्छा से समझना। सो इन द तो ये वाला हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड मिल गया। नाउ वी आर व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच टेल appeared। कितना है वैल्यू? 545। अगर ये एग्जाम में ये वैल्यू दिया भी नहीं रहेगा, यू कैन इजीली फाइंड। कैसे? 1000 बार तुमने टॉस किया, 455 टाइम्स तुम्हारा हेड्स निकला, तो बाकी कितना क्या निकला? वापिस से टेल निकला। कैसे निकालोगे? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स माइनस नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच हेड ऑकर्ड, उसको मिल करने से यू विल गेट द नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच टेल अपीयर्ड। कैन आई राइट दिस एज इक्वल टू 1000 माइनस 455? लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर। हाँ। बिकॉज देयर आर ओनली टू पॉसिबल ऑप्शंस ना। तो पहला सेट ऑफ आउटकम्स में अगर एक वैल्यू आता है, सेकंड सेट ऑफ आउटकम्स में वही उसका जो दूसरा वाला कॉम्प्लीमेंट्री जो एलिमेंट्री इवेंट है, एलिमेंट्री आउटकम है, वो आएगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच टेल अपीयर्ड इक्वल्स टू 545, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल क्या होगा? नंबर ऑफ ट्रायल्स दैट कैन बी रिटन एज P ऑफ T, बिकॉज हम लोग का इवेंट क्या था? T था, है कि नहीं? So P of T will be equal to number of trials in which tail occurred divided by total number of trials। So that gives us 545 divided by 1000 is equal to 0.545। So now if you add these two, what you will get? 0.455 plus 0.545, you will get what? You will get 1। 1 क्यों मिला? बिकॉज दिस इज एन एलिमेंट्री इवेंट, दिस इज एन एलिमेंट्री इवेंट, है कि नहीं? सो दोनों इवेंट का अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगा? 1। तो मैंने लास्ट क्लास में लिखाया था, ये वाला जो क्वांटिटी था
ये वाला पॉइंट लास्ट में एकदम लिखाया था, इफ यू रिमेम्बर, एकदम लास्ट में लिखाएगा ये वाला। इन एन एक्सपेरिमेंट इफ देयर आर n नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स पॉसिबल देन द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स विल बी इक्वल टू 1। यहाँ पे एक चीज गलती मैंने किया है, यहाँ पे p ऑफ e1 होगा, p ऑफ e2, तो वो करेक्ट कर लेना। हाँ, सो वही बात है, मतलब यहाँ पे दो इवेंट ही पॉसिबल था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट इफ फर्स्ट इवेंट इज गेटिंग ए हेड एंड द सेकंड इवेंट इज गेटिंग ए टेल। इन दोनों इवेंट्स के अलावा कुछ दूसरा इवेंट नहीं है, ठीक है, एलिमेंट्री इवेंट नहीं है, ठीक है। सो दिस इज वन एलिमेंट्री इवेंट, दिस इज द सेकंड एलिमेंट्री इवेंट, दोनों का प्लस करोगे 1 मिलेगा, ठीक है, समझ में आया? हाँ सो इट्स वेरी सिंपल, बहुत इजी यस सर। क्वेश्चन है ये वाला, कर पाओगे। सो लेट अस डू एग्जांपल नंबर 2। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, देखो कैसे करते हैं। एग्जांपल नंबर 2। So this example says that two coins are tossed simultaneously 500 times, ठीक है, दो कॉइन अभी आ गए, दो कॉइन, ठीक है, and we get two heads 105 times, one head 275 times, no head 120 times, ठीक है। तो अगर ऐसा मिला तो what is the probability of occurrence of each of these events, मतलब पहला वाला इवेंट ये है, the probability of getting two heads, this is one event, the probability of getting one head is, ये एक दूसरा इवेंट है, ये फर्स्ट इवेंट है, ये सेकंड इवेंट है, ये थर्ड इवेंट है, ठीक है। इवेंट मतलब क्या, इट्स जस्ट ए स्मॉल कलेक्शन फ्रॉम द टोटल आउटकम्स, ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स में से एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट या फिर एक सबसेट मिलने का जो चांस है, दैट इज एन इवेंट, ठीक है। समझ में आ रहा है? इवेंट याद है सबको? हाँ बाकियों को याद है? हाँ सर। ओके, सो हाँ सर। दिस थ्री कैन बी कंसिडर्ड एज एन इवेंट बिकॉज यहाँ पे एक सबसेट आ रहा है, ठीक है। नो हेड मतलब क्या, दोनों बारी टेल आ रहा है। सो लेट अस सी हाउ इट इज डन। सेम चीज है, तुम अगर दो कॉइन को टॉस कर रहे हो, यहाँ पे टॉस कौन सा हो रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाउ मेनी टाइम्स यू आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट, उनमें से उस इवेंट वो इवेंट कितना बार आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो कॉइन्स यहाँ पे एक्चुअली तुम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। टू कॉइन्स, यहाँ पे दो कॉइन को हम लोग इंडिविजुअली सेपरेटली नहीं लेंगे बिकॉज वी आर फाइंडिंग द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी डील्स विद द टोटल नंबर ऑफ trials divided by the number of trials in which the event occurred। समझ में आ रहा है? तो दिस इज काइंड ऑफ सिमिलर, वो पहले की तरह भी हम लोग करेंगे यहाँ पे। सो लेट अस सी हाउ इट इज डन। समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? सबको समझ में आ रहा है? हाँ तो सर। जब भी हाँ सर। एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी निकालो तब फोकस ऑन द एक्सपेरिमेंट, ठीक है, बिकॉज एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी डील्स विद द ट्रायल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उस ट्रायल में तुम कितना कॉइन यूज कर रहे, कितना तुम डाइस यूज कर रहे हो वो मैटर नहीं करता है, कितना बार वो ट्रायल को रिपीट कर रहा हो वो मैटर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, दो कॉइन को 500 बार टॉस कर रहा है, ठीक है, मतलब पहला बार दो कॉइन को टॉस किया, उसके बाद फिर से दो कॉइन को टॉस किया, उसके बाद फिर से दो कॉइन को टॉस किया। दीज आर मल्टीपल ट्रायल्स ऑफ द सेम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो मल्टीपल ट्रायल्स में क्या हुआ, 500 बार में से दो हेड मिला, मतलब दो हेड, उसके बाद सोचो पहला ट्रायल में सोचो टू हेड्स मिला, उसके बाद दो टेल्स मिला, उसके बाद एक हेड एक टेल मिला, वैसा भी हो सकता है। सो इन ऑल द सिनेरियोज द कॉम्बिनेशंस ऑफ दिस इवेंट्स, मतलब दो हेड का कितना बार मिला, दोनों कॉइन में हेड हेड का कितना बार मिला, मुझे 105 बार मिला। तो ये हो गया मेरा इवेंट, दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज E3। सो E1 मिलने का जो चांस है वो 105 बार हुआ, ठीक है। सो लेट अस राइट इट लाइक दिस।
2 coins simultaneously 500 times. So therefore what we can write here from there, यहाँ पे लिख सकते हैं total number of trials of the experiment इक्वल्स टू कितना होगा 500. ठीक है, यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, लेट E1 be the event of getting 2 heads. E2 be the event of getting 1 head. 1 head मतलब एक हेड एक टेल मिलेगा, दूसरा कॉइन में एक टेल मिलेगा. एंड E3 is the probability of event of be the event getting no head. मतलब दोनों में टेल टेल आया था. ठीक है, सो दीज आर द 3 इवेंट्स. तो पहले क्या लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं P of E1 is equal to कितना होगा, number of trials in which 2 heads appeared divided by क्या होगा, डिवाइड बाय ठीक है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट वन, कितना बार हेड्स निकला, 2 हेड्स निकला दोनों कॉइन में, 105 बार, 105 टाइम्स आउट ऑफ द 500 टाइम्स. ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ सबको समझ में आया? हाँ सर. हाँ सर. ओके, सो इफ यू कैलकुलेट द वैल्यू कितना मिलेगा, देखो 5 2 जा 10, 5 1 जा 21, 21 by 100, तो दैट विल गिव यू 0.21. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, हाँ नेक्स्ट PE2 हाँ, सर. निकालेंगे. व्हाट इज PE2? PE2 is the probability of the event of getting one head, एक हेड मिलने का चांसेस कितना है. सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ट्रायल्स in which one head appeared divided by so that is equal to कितना होगा, कितना बार मिला, 275 टाइम्स वन हेड मिला. ठीक है, 275 आउट ऑफ 500. ठीक है, सो 275 by 500 तो 5 5 जा 25, और उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे 25 आएगा तो 55, 0.55 है कि नहीं, 0.55 मिलेगा. ये सुनो, और उसके बाद हाँ PE3. सो व्हाट इज E3 के
एक भी हेड ना मिलने का चांसेस क्या है? सो नंबर ऑफ ट्रायल्स in which no head appeared divided by क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू? कितना बार मिला? 120 टाइम्स। ओके, तो 120 by 500, so that will give you how much? कितना मिलेगा? ठीक है, 0.24 मिलेगा ना? हाँ बट माइंड यू दीज आर नॉट एलिमेंट्री इवेंट्स। ओके, एलिमेंट्री इवेंट्स नहीं है, तो इसलिए इफ यू ऐड देम अप यू मे नॉट गेट तुम्हारा जो हेड के लिए तुम बोल सकते हो कि दीज आर नॉट एलिमेंट। सो मतलब ओवरऑल टेल्स भी इंक्लूडेड है ना, यहाँ पे तो टेल्स को हम लोगों ने कंसीडर ही नहीं किया। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। 2 हेड का पॉसिबिलिटी है, 1 हेड का पॉसिबल है, फिर नो हेड का पॉसिबिलिटी है। ओनली इफ हेड इज कंसर्न, इफ यू आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स हेड्स, गेटिंग ए हेड, तो देन दिस इज द पॉसिबिलिटी। ठीक है, सो दीज आर द प्रोबेबिलिटीज दैट वी हैव फाउंड आउट। ये समझ में आया कैसे निकालते हैं? सो फोकस मोर ऑन द एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। ठीक है, कितना कॉइन टॉस करें? यहाँ पे अगर 2 कॉइन्स की जगह में 3 कॉइन्स होता तब भी हम लोग का इवेंट का वो चीज अलग होता, बट स्टिल यू वुड हैव बीन एबल टू फाइंड आउट एक कितना कितना वैल्यू होता है। ठीक है, इफ दीज आर द इवेंट्स दैट आर गिवन, हर एक का वैल्यू निकाल पाते हैं। ठीक है, सो दीज आर द इवेंट्स, दीज आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ दोस इवेंट्स एंड दिस इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, ये टोटल ट्रायल्स है, इवेंट का ट्रायल, जिस जिस ट्रायल में तुम्हारा वो इवेंट ऑकर किया। ठीक है, सो हैव यू अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी? एम्पिरिकल या फिर एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, समझ में आया? हाँ बाकियों को काव्यिक नवोदित समझ में आया? बहुत सिंपल है टॉपिक। काव्यिक हाँ समझ सर। में आया? हाँ सर। ओके, सो दैट वाज एग्जांपल 2। सो 0.21, 0.55 और 0.24। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे जो बोला है उन लोगों ने ऑब्जर्व दैट P of E1, P of E2, P of E3 is equal to 1। बिकॉज देखो यहाँ पे these are the only possibilities। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे क्या था, पहला था 2 हेड। अगर 2 कॉइन को टॉस करोगे तो पॉसिबिलिटी क्या है? 2 हेड मिलेगा, 1 हेड 1 टेल मिलेगा और टेल टेल मिलेगा। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या?
Huh? Are there possibilities other than this? नहीं. Obviously we are not No, considering sir. the order, because order अगर consider करते तो और एक option आ जाता, TH पे आता. So we are considering this to be same. ठीक है, HT और TH को same पकड़ रहे हैं. So इन तीनों के अलावा कोई option नहीं है. Either you will get two heads, you will get one head and one tail, or you will get no heads, that is you will get two heads और two tails. ठीक है, so इसका probability तुम्हारा 105 out of मतलब 0.21 है, इसका probability 0.55 है, इसका probability 0.24 है. So you can consider for this experiment, this is the sample space. Okay, so that is why each of these events can be considered as an elementary event given you consider two coins at a time. दो कॉइन को अगर एक साथ में पकड़ोगे तब जाके तुम इन आउटकम्स को एलिमेंट्री बोल सकते हो. ठीक है, so that is why if you add them up you will get what? You will get 1.0. ठीक है, समझ में आया? So these events are elementary events. टू हेड्स मतलब 2HH, वन हेड मतलब HT या फिर TH, एक ही बात है, और नो हेड मतलब TT. ठीक है, समझ में आया? So when two coins are considered at a time, for the two coins इसका सैंपल स्पेस ये है. ठीक है, यही तुम्हारा सैंपल स्पेस है, इसके अलावा कोई और दूसरा चीज नहीं निकल सकता है. So that is why you have these three as the elementary event. यही पढ़ा था ना हम लोगों ने, सैंपल स्पेस में हर एक इंडिविजुअल चीज का अगर हम लोग को एक इवेंट कंसिडर करते हैं तब वो इवेंट क्या हो जाता है? एलिमेंट्री इवेंट हो जाता है. For that is why these are all the possible outcomes, and the probabilities of each possible outcome when added gives us the total probability, that is 1. ठीक है, श्योर प्रोबेबिलिटी. समझ में आया? अगर इस तीनों के अलावा भी कुछ और इवेंट हो सकता था, पॉसिबल था, तब हम लोग को E1 प्लस E2 प्लस E3 करने से नहीं मिलता. ठीक है, समझ में आया? हाँ. So hopefully you have understood this line. ये लाइन सबको समझ में आया है? काव्यक, नवदीप, समझ में आया? Have you understood this line? हाँ सर. हाँ सर. So पूरा सैंपल सेट देख लेना. ठीक है, उसके बाद ही ये चीज लिखना, अदरवाइज दिस मे नॉट बी करेक्ट. ठीक है, सैंपल स्पेस में ऐसा कोई दूसरा अगर चीज आ गया तब मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा, तब तुम्हारा 1 नहीं आएगा. ओके, सोचो यहाँ पे कोई E4 भी पॉसिबल होता तो E4 का भी तो खुद का प्रोबेबिलिटी होता ना, तो तब क्या होता? वो P1 ये तीनों का ऐड करने से 1 नहीं मिलता था. ओके, यहाँ पे क्यों मिल रहा है? बिकॉज E1, E2 एंड E3 कवर्स ऑल द आउटकम्स ऑफ द ट्रायल. सो ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन. तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं कैसे निकालते हैं. सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3. A die is thrown 1000 times with frequencies for outcomes 1, 2, 3, 4, 5 and 6 as given in the following table. Find the probability of getting each outcome. अभी देखो कितना बार कॉइन को टॉस किया, अगर डाई को रोल किया 1000 times. ठीक है, the dice roll 1000 times, that means this is the total number of trials of that experiment. है कि नहीं? This is the total number of trials of that experiment. समझ में आ रहा है? हाँ. काव्यक, समझ में आ रहा है? हाँ सर. Okay.
सो तो 1 वाला जो फेस है वो कितना बार मिला, अगर 1000 बार रोल किया, 1000 बार में से 179 टाइम्स क्या आया, 179 टाइम्स आया 1 वाला फेस, 150 टाइम्स आया 2 वाला फेस, ठीक है, 157 बार आया 3 वाला फेस, 149 वाला आया 4 वाला फेस, 175 वाला आया 5 वाला फेस, और 6 वाला, इसमें 6 डॉट रहता है, वो फेस टॉप में कितना बार आया, 190 टाइम्स। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम। तो ये इजीली कर सकते हैं यहाँ पे, जस्ट लाइक द प्रीवियस वन। यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, विल राइट टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट E1 ठीक है, 1 वाला फेस अगर चाहिए तो क्या होगा, so you can repeat this E4, E5 and E6, ठीक है। So if you repeat this, with the event of getting a 2 face, so you can write it like this, ठीक है। तो ऐसा लिख लेना यहाँ पे, ये 3 वाला फेस, 4 वाला फेस, 5 वाला फेस, 6 वाला फेस, मैंने लिख रहा हूँ, तुम लोग लिख लेना, ठीक है। नवोदय समझ में आया? हाँ सर। तो 1000 बार डाई को थ्रो करेंगे, दैट मीन्स उस एक्सपेरिमेंट में 1000 ट्रायल्स है, ईच ट्रायल कंसिस्ट ऑफ ईच थ्रो ऑफ द डाई, ठीक है। एक बार रोल करने का जो इवेंट है, दैट इज वन ट्रायल ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो ये हम लोगों का इवेंट्स का हम लोगों ने नाम लिख लिया। नाउ विल फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईच इवेंट। तो P ऑफ E1 क्या होगा, P ऑफ E1 विल बी इक्वल टू 1 फेस वाला मिलने का चांसेस, सो नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच 1 appeared divided by total number of trials, ठीक है। सो कितना आएगा, 179, 179 out of how much, 1000, so 179 is the frequency, that is number of trials in which 1 appeared, so 179 by 1000, that is 0.17। जब भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा लिखने का कोशिश करोगे तब याद रखना 1 से ज्यादा कभी नहीं होता, ठीक है, इन डेसिमल फॉर्म, ठीक है। तो बाकी निकाल पाओगे, E2, E3, E4, E5, E6 निकाल पाओगे, कर हाँ। पाओगे? Kapik, Navadip, will you be able to do it? हाँ सर। Okay. So then let us sir. move to the next question. इनका भी सम अगर निकालोगे 1 ही निकलेगा, क्यों? बिकॉज हर एक ट्रायल में 1 निकल सकता है, या फिर 2 निकल सकता है, या फिर 3 निकल सकता है, मतलब इन 6 आउटकम्स में से कोई एक ही निकल सकता है। दैट इज वाई दीज आर एलिमेंट्री इवेंट्स, है कि नहीं? सैंपल स्पेस में ये ही होगा। सो हर एक इंडिविजुअल आइटम सैंपल स्पेस में अगर निकालेंगे, उसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी को ऐड करने से क्या होगा, दीज आर द ओनली पॉसिबल ऑप्शंस, है कि नहीं? ये 6 ही पॉसिबल ऑप्शंस है हर एक ट्रायल में। सो
इनका प्रोबेबिलिटी अगर ऐड करेंगे विल ऑल्सो बी गेटिंग 1। ठीक है, समझ में? बिकॉज E1, E2, E3, E4, E5 एंड E6 कवर्स ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द ट्रायल। अभी समझ में आ रहा है ना? धीरे धीरे समझ में आ रहा है पॉसिबल ट्रायल्स क्या होता है? हाँ कब भी समझ में आया? हाँ सर। ओके, तो लेट अस सी दिस एग्जांपल। देखो ये एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है, मैं कराता नहीं हूँ बिकॉज इट्स काइंड ऑफ द सेम। यहाँ पे क्या लिखा गया है? ऑन वन पेज ऑफ ए टेलीफोन डायरेक्टरी देयर वर 200 टेलीफोन नंबर्स। ठीक है, टेलीफोन डायरेक्टरी पता है किसी को क्या होता है, क्या वस्तु होता है, पता है? डज एनीवन नो व्हाट हाँ इज अ टेलीफोन डायरेक्टरी? काव्य पता है? हाँ सर। नवदेव सुना है कभी? हाँ सर। ओके, सो टेलीफोन डायरेक्टरी में क्या पहले क्या होता था, जब लैंडलाइंस ज्यादा यूज होते थे, people did not had access to cellular phones, that is mobile phones, so तब क्या होता था, there used to have be a directory। ठीक है, जिसमें हर एक आदमी का उसके साथ मतलब हर एक इंसान जिसके पास लैंडलाइन है, so their names were there along with their phone numbers। ठीक है, नाम और फोन नंबर एक मतलब बड़ा सा किताब में रहता था। सो हर एक पेज में अप्रोक्सीमेटली 200 फॉर टेलीफोन नंबर्स रहता था हर एक साइड फेस हर एक साइड में। सो यूनिट्स प्लेस का जो फोन नंबर्स का जो यूनिट्स प्लेस है, ठीक है, फोन नंबर कैसा होता है, जैसे ऐसा तुम्हारा एक फोन नंबर हो गया। सो इसके पहले 0361 लगाते हैं गुवाहाटी के लिए। ठीक है, सो इस नंबर में जो ये प्लेस है दिस द यूनिट्स प्लेस है कि नहीं, दिस वन। सो दिस यूनिट्स प्लेस was considered and all the numbers were checked for the frequency distribution of the units digit। ठीक है, तो यूनिट्स डिजिट में क्या पॉसिबल हो सकता है, 0 to 9 ही हो सकता है कि नहीं? इसके अलावा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो these are the only 10 digits, these are the only possible 10 options that are available। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सो यहाँ पे जो टेबल दिख रहा है तुम लोगों को, तो these are the frequencies, मतलब हर एक नंबर में कितना बार आ रहा है, मतलब लास्ट डिजिट 0 वाला नंबर्स कितना है, 22 नंबर्स है आउट ऑफ 200। ठीक है, 1 वाला कितना नंबर है, 26 नंबर्स है। ठीक है, लास्ट डिजिट 2 वाला कितना नंबर्स है, 22 फोन नंबर्स हुए थे। ठीक है, लास्ट डिजिट में 3 वो कितना था, 22 नंबर्स है। ठीक है, सो दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशंस अवेलेबल। नाउ टेल मी, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो है, aren't these the only possible options? Don't they make up the sample space? एक्सपेरिमेंट का मोटिव क्या था, हर एक नंबर का लास्ट यूनिट प्लेस निकालना। तो ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, दिस कलेक्शन ऑफ डिजिट्स, सो aren't these the only possible options of each number? each number is one trial, है कि नहीं? 200 नंबर्स में से तुम चेक करो, मतलब हर एक नंबर को चेक करने वाला जो काम है दैट इज वन ट्रायल। aren't these the only possible trials? मैंने पॉसिबल ऑप्शंस है कि नहीं, यही तो है ना पॉसिबल ऑप्शंस, इसके अलावा कुछ मिल सकता है क्या लास्ट डिजिट में? नहीं नवदीप कुछ मिल सकता है? नो सर। काबिक
No, sir. ओके, सो दैट इज इट। इसका मतलब ये इसका नॉर्मल, अगर हर एक डिजिट का प्रोबेबिलिटी निकालोगे, सपोज पी ऑफ ई जीरो निकाल रहे हो, ठीक है, इसका मैं लिख रहा हूँ पी ऑफ ई वन, तो ई जीरो, ई वन, ई थ्री, ऐसा करते करते ई नाइन तक जब जाओगे, इन सब प्रोबेबिलिटीज को ऐड करोगे, कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 1. Yes. Why? Because these are all probabilities of what? Elementary events. है कि नहीं? Elementary event है कि नहीं? हाँ. Okay. So that is the thing that you have to understand. So यहाँ पे क्या पूछा है? What is the probability of of a number having a digits in its unit place as 6? तो 6 वाला कितना पॉसिबिलिटी होगा? ऑब्वियसली कैसे निकालेंगे? द थिंग दैट विल बी लुकिंग एट दिस 6, ठीक है, 6 का फ्रीक्वेंसी कितना, मतलब 6 वाला, 6 से खत्म होने वाला नंबर्स कितना है? देयर आर 14 सच नंबर्स व्हिच हैव 6 इन देयर यूनिट्स प्लेस। सो आंसर कितना होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 दैट इज 14 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टेड टेलीफोन नंबर्स में 200 था, है कि नहीं? बिकॉज इफ यू ऐड ऑल द फ्रीक्वेंसीज यू विल गेट हाउ मच? दिस कॉलम इज इक्वल टू 200, है कि नहीं? 200 मिलेगा। हाँ. सो 0.07 दैट इज 7% चांस है। कोई भी नंबर रैंडमली अगर पिक करोगे, कोई भी मतलब आंख बंद करके कोई भी नंबर के ऊपर उंगली रखोगे, तब क्या होगा? इफ यू पॉइंट योर फिंगर विदाउट लुकिंग एट द डायरेक्टरी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर दैट एंड्स विथ 6? इज 7%। समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes. बाकियों को समझ में आया? हाँ, sir. Kapik, understood? Yes, sir. Are you guys finding it tough? टफ लग रहा है क्या? शाश्वती, टफ लग रहा नहीं. है? बहुत सिंपल No, sir. लॉजिकल पार्ट है इसका। No, कॉन्सेप्ट sir. कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इन द नेक्स्ट क्लास मतलब क्लास 10 में तुम लोगों को ये इसका थोड़ा एडवांस वर्जन भी मिलेगा, ठीक है? सो दैट इज वाई दिस बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्लास 9 का अगर प्रोबेबिलिटी नहीं आएगा, क्लास 10 का जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर होगा दैट विल बी डिफिकल्ट, ठीक है? इसलिए इस चैप्टर का में जितना भी कॉन्सेप्ट है ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? क्लास 10 में जब प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तब देखना वहां पे लिखा रहेगा यू हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 9। उसके बाद मतलब वो लोग एज्यूम कर ले रहे हैं बिकॉज यू नो इट, सिंस यू हैव पास्ट क्लास 9 यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है? नेक्स्ट ईयर का प्रोबेबिलिटी इज एक्चुअल प्रोबेबिलिटी, मतलब वो और भी ऑर्गेनाइज्ड है और दैट इज मोर यूज्ड इन द रियल वर्ल्ड। ये वाला जस्ट बेसिक है, तुम लोग को एकदम फर्स्ट टाइम मिल रहा है इसलिए तुम लोग को बेसिक पढ़ा रहा है, ठीक है? सो इसी तरीके से हम लोग बाकी जो डिजिट्स हैं, अगर तुम्हें कोई बोला कि वो एक मतलब 3 वाला नंबर, अगर हम लोग कोई भी नंबर रैंडमली पिक कर ले, उसका 3 से खत्म होने का चांसेस कितना है, तो उसका भी कैसे निकालोगे? 22/200 यू विल गेट योर आंसर, ठीक है? समझ में आया? 3 के लिए 22, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है यू कैन सिमिलरली ऑब्टेन द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द नंबर्स हैविंग द अदर डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस एज वेल, ठीक है? तो एग्जाम में एक डिजिट नहीं, एक से ज्यादा भी दे सकता है। सो अच्छे से क्वेश्चन समझ के उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है? लेट अस सी एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 क्या बोलता है? The record of a weather station shows that out of the past 250 consecutive days, its weather forecasts were correct 175 times. मतलब प्रेडिक्शन में क्या हुआ? प्रेडिक्शन में मतलब दिस हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, है कि नहीं?
मतलब 250 दिन में कितना हुआ, 250 दिन में सिर्फ उन लोग का जो प्रेडिक्शन उन लोगों ने किया था, मतलब सुबह का वेदर देख के वो लोग प्रेडिक्ट करते आज हाँ बारिश होगा, आज बारिश नहीं होगा. सो आउट ऑफ दैट देयर प्रेडिक्शन केम करेक्ट 175 टाइम्स. ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंट दिस कंसेक्यूटिव डेज का जो उन लोगों ने बोला था, दोज आर द एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, दिस आर द टोटल ट्रायल्स, है कि नहीं, टोटल ट्रायल्स है ये. और उन लोग का करेक्ट होने वाला जो इवेंट है, तो वो इवेंट कितना बार हुआ, 175 टाइम्स हुआ आउट ऑफ 250 टाइम्स. ठीक है, तो दिस इज आवर इवेंट. व्हाट इज द इवेंट? इवेंट इज गेटिंग द प्रेडिक्शन टू बी करेक्ट. ठीक है, फोरकास्ट टू बी करेक्ट. वेदर फोरकास्ट तुम्हारा करेक्ट प्रूव हुआ, वो है इवेंट. सो द इवेंट इज फोरकास्ट बीइंग करेक्ट. समझ में आ रहा है? इवेंट को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, समझ में आया? हाँ. Okay. So let us see the question. पहला क्वेश्चन क्या दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे इट वाज करेक्ट. तो कोई भी पर्टिकुलर उस 250 दिन में से कोई भी एक पर्टिकुलर दिन उठा लो, उस दिन का फोरकास्ट करेक्ट होने का चांसेस कितना है, दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ टाइम्स, या फिर नंबर ऑफ डेज इन विच द इवेंट टुक प्लेस. व्हाट वाज द इवेंट? इवेंट वाज दैट फोरकास्ट बीइंग करेक्ट. सो वो कितना बार हुआ, 175. और कितना टोटल आउटकम, टोटल ट्रायल्स कितना था, 250. सो 175 by 250, that will be the answer of this question. That is, what is the probability that on a given day the forecast was correct. ठीक है, what is the probability that it was not correct on a given day. अभी देखो, करेक्ट होने का 175 चांसेस है, 175 बार करेक्ट हुआ था. करेक्ट नहीं कितना बार हुआ था, ऑब्वियसली दैट विल बी इक्वल टू how much, 250 minus 175, ये है ना. तो इसको अगर तुम लोग करोगे, डिवाइड करोगे बाय द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, दैट इज 250. ये प्रोबेबिलिटी क्या होगा, दिस प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग करेक्ट, द फोरकास्ट नॉट बीइंग करेक्ट. तो ऑब्वियसली कोई भी दिन उठा लोगे, दो ऑप्शन ही पॉसिबल है, फोरकास्ट करेक्ट हो सकता है, फोरकास्ट करेक्ट नहीं हो सकता है. सो दीज आर व्हाट, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स एंड दीज आर द ओनली एलिमेंट्री इवेंट्स पॉसिबल. ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब कोई भी दिन सैंपल स्पेस क्या होगा, यस होगा फिर नो होगा. तो यस वाला तो हम लोगों का निकल गया, ये है यस वाला तुम्हारा इवेंट. ठीक है, इवेंट का प्रोबेबिलिटी. नो वाला का कितना होगा, ऑब्वियसली दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस दिस वैल्यू, और यू कैन से दिस वन. इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 1 माइनस 175 by 250, एक ही चीज निकलता है कि नहीं? समझ में आया ये चीज? हाँ. Okay. So probability the forecast was correct on a given day will be equal to number of days when the forecast was correct divided by total number of days for which the record is available, that is 175 by 250, that is 0.7. The number of days when the forecast was not correct, 250 minus 175 equals to 75. Probability that the forecast was not correct on a given day is equal to this 75 divided by 250, that is 3. ठीक है, so if you now see carefully, 0.7 plus 0.3 कितना होता है, 1 होता है. क्यों 1 होता है? बिकॉज ये जो पहला इवेंट था हम लोग का, दिस वाज y एंड दिस वाज n. ये इवेंट क्या था, y और n. तो दिस इज नथिंग बट p ऑफ y एंड दिस इज p ऑफ n. सो p ऑफ y प्लस p ऑफ n अगर करोगे तो कितना मिलेगा, p ऑफ y प्लस p ऑफ n करोगे तभी जाके तुम्हारा मतलब पूरा सैंपल स्पेस कवर होगा. Because these are the only possible options that are available.
ठीक है, समझ में आया? तो इसलिए देखो इन लोगों ने लिख भी दिया है दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आया? आ रहा है कि नहीं? बहुत सारा एग्जांपल्स है हाँ यहाँ पे। सो इफ यू डू द एग्जांपल्स केयरफुली समझ भी कर पाओगे, बहुत सिंपल सा चीज है। विल बी डिस्कसिंग द एग्जांपल्स ओनली। इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उतना टफ नहीं है, सो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ ओनली। क्वेश्चन पढ़ के यू कैन डू द सम। ठीक है, मतलब तुम लोग का क्लास 9 में क्या है, यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ओनली। ठीक है, पहले इवेंट को आइडेंटिफाई करो, कितना बार वो इवेंट ऑकर किया, टोटल कितना बार एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट का जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है वो निकालो, वो इवेंट कितना बार ऑकर किया वो न्यूमरेटर में लिखो, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स डिनोमिनेटर में लिखो, आंसर निकल जाए। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जांपल 6 देखते हैं। एग्जांपल 6 में क्या है, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी केप्ट रिकॉर्ड ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बिफोर अ टायर नीड्स टू बी रिप्लेस्ड। ऑब्वियसली ये मैट्रिक रखना पड़ता है, हर एक टायर कंपनी को रखना पड़ता है कि उसका टायर कितना दिन तक चलेगा रिप्लेसमेंट के लिए आने के, मतलब कोई कस्टमर अगर रिप्लेसमेंट के लिए आएगा उसके पहले कितना दिन क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, सर वारंटी। नॉट वारंटी, यू कैन से इट्स एन अप्रोक्सीमेशन। वारंटी उस हिसाब से ही दिया जाता है। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली तुम्हारा वारंटी तो ऐसा नहीं होगा कि टायर का हालत एकदम खराब हो गया तब तुम्हें रिप्लेसमेंट देगा। नो कंपनी डज दैट। कंपनी उसके पहले एक सेफ पीरियड ले लेता है। ठीक है, मतलब हाँ इतना दिन चलेगा, हम सोचो एक टायर ज्यादा से ज्यादा 3 साल चलता है। ठीक है, सो वो कंपनी क्या करेगा, 3 साल का नहीं देगा, 2 साल का देगा। वारंटी कितना देगा, 2 इयर्स का वारंटी देगा, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। नहीं तो क्या होगा, सब लोग टायर खराब हो गए और ठीक करने के लिए ले आएंगे, so that will be a big problem. So that is why this metric has to be captured before, मतलब on average एक टायर कितना चलता है। ठीक है, वो निकाल, मतलब वो एक कंपनी निकाल लेता है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, टायर के लिए डिस्टेंस कवर्ड इज अ बेटर मैट्रिक। ठीक है, सो डिस्टेंस इन किलोमीटर्स पहला रो में है और सेकंड रो में फ्रीक्वेंसी है। तो लेस देन 4000 किलोमीटर 20 बार रिप्लेस किया गया, मतलब 1000 केस को उन लोगों ने स्टडी किया। ठीक है, सो 1000 केस को स्टडी करना मतलब क्या, उस एक्सपेरिमेंट में कितना ट्रायल्स इन्वॉल्व था। 1000 केसेस मीन्स व्हाट, 1000 केसेस मीन्स 1000 ट्रायल्स। समझ में आया? हाँ So out of that we have some scenarios, that is less than 4000, 4000 to 9000, 9001 to 14000, more than 14000। ठीक है, अभी देखो these are the events। ठीक है, ये पहला इवेंट है, ये सेकंड इवेंट है, ये थर्ड इवेंट है, ये फोर्थ इवेंट है। ठीक है, दिस इज द इवेंट, these are the events। ठीक है, सो इफ यू बाय, तो कोई एक टायर अगर तुम खरीदोगे कंपनी से, इफ यू बाय एनी टायर फ्रॉम दैट सेम कंपनी, what are the chances, what is the probability that it will need to be replaced before it has covered for 4000 kilometers? तो obviously उसका चांस कितना होगा, based on the existing data you can say उसका चांस होगा, that is this is nothing but P of E1, है कि नहीं? ये P of E1 है ना, नंबर 1 पहला वाला क्या है, P of E1 है कि नहीं? हाँ काबिक नवदीप समझ में है P of E1 क्यों है? हाँ सर। बिफोर इट हैज कवर्ड 4000, मतलब लेस देन 4000 वाला इवेंट है, तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, लेस देन 400 वाला 4000 वाला जो केसेस था वो कितना बार हुआ, 20 केसेस वेर देयर which in which the distance covered was less than 4000, so 20 by how many total cases were considered, 1000, so on average it was found to be कितना, 0.02, 2% of cases, that means
अगर तुम उस कंपनी का एक टायर खरीदते हो, दैट मीन्स देयर इज ए 2% चांस, 2% chance of what? That your tire will need replacement before it covers 4000 kilometers. समझ में आ रहा है सबको? Is it understood? Yes. काव्यक, नवदीप, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। Okay. Now look at number 2. नंबर 2 में क्या दिया है? It will last more than 9000 kilometers. तो अगर एक तुम टायर खरीदोगे उस कंपनी से, what is the probability? What are the chances? What percentage of chance is there that your tire will last more than 9000 kilometers? अभी देखो, more than 9000 बोला है, मोर देन 9000 में ये केस भी कंसिडर होगा, ये केस भी कंसिडर होगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? टेल मी, दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा कि सिर्फ एक को, सिर्फ इसको कंसिडर करना पड़ेगा? बोलो, विच वन? E3 एंड E4 दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा, फिर सिर्फ E3 को कंसिडर करना पड़ेगा? बोलो। व्हाट डू यू थिंक? शाश्वती, क्या होगा? दोनों को। यस। काव्यक, समझ में आ रहा है दोनों को क्यों करना पड़ेगा? काव्यक, नवोदीप, समझ में आ रहा है? हाँ सर। Why? Because now you have to consider the cases where 9000 से ज्यादा केसेस, मतलब 9000 किलोमीटर क्रॉस कर गया था, वो सब केसेस को भी कंसिडर करना था। 9000 से ज्यादा वाला केसेस कितना है? दैट इज इक्वल टू 325 प्लस 445। सो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा, सो दैट प्रोबेबिलिटी विल नॉट बी इक्वल टू E3, मतलब ये इवेंट्स नहीं एक्चुअली, इसको हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो यू डू नॉट हैव टू राइट इट लाइक दिस। सो दिस वाज, इसका वैल्यू होगा 20 बाई, और इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी दैट द टायर विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर। प्रोबेबिलिटी के अंदर यही लिख देना ब्रैकेट में। हाँ सर। हाँ। तो इसका वैल्यू कितना होगा? तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन? तो लिखने के वक्त कैसे लिखोगे? P ऑफ द टायर लास्टिंग मोर देन 9000 किलोमीटर्स विल बी इक्वल टू हाउ मच? विल बी इक्वल टू, इसका वैल्यू होगा 325 प्लस 445, 325 प्लस 445 डिवाइडेड बाई, क्या होगा? डिवाइडेड बाई हाउ मच? 1000 केसेस था ना, 1000, ठीक है? तो दिस विल बी द आंसर। समझ में आया सबको? नंबर 2। हाँ। ओके, नाउ टेल मी नंबर 3। नंबर 3 में क्या बोला है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टायर विल नीड रिप्लेसमेंट आफ्टर इट हैज कवर्ड समवेयर बिटवीन 4000 किलोमीटर्स एंड 14000 किलोमीटर्स। सो 4000 किलोमीटर से लेकर 14000 किलोमीटर्स तक, उतना तक ही होगा। तो अभी कौन सा कंसिडर करेंगे? विच वन? बोलो। 4000 से लेकर 14000 तक कौन सा क्या होगा? इसका वैल्यू, आंसर क्या होगा? $535/1000। कैसे निकाला 535?
210 plus 325. यस तो 4000 to 14000 मतलब 4000 to 9000 भी कंसिडर होगा, 9001 to 14000 भी कंसिडर होगा. So these two will be considered. So 210 plus 325 divided by what? Divided by total number of cases, that is total number of trials. So 1000. समझ में आया कैसे करना है सम को? हाँ सर. ठीक है. हाँ सर. तो यहाँ पे भी सेम उन लोगों ने यही किया है, देखो. So this is how it is to be done. You can write it in the similar manner. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 1000 है क्योंकि 1000 केसेस कंसिडर किया गया था. So this is how you solve the sum. This is how you write. ठीक है. लॉजिकल स्टेप क्या होता है वो मैंने लिखा दिया है. बाकी जो तुम यहाँ पे यहाँ से लिख सकते हो. ठीक है. So understood this sum. Example 6 क्लियर हुआ? हाँ. Okay then. Now we'll be looking at example 7. Example 7 देखो क्या है. The percentage of marks obtained by a student is in the monthly unit tests are given below. So पहला टेस्ट में 69 मिला, सेकंड टेस्ट में 71 मिला, थर्ड टेस्ट में 73 मिला, फोर्थ टेस्ट में 68 मिला और फिफ्थ टेस्ट में 74 मिला. So this for the एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का 5 टेस्ट में ये मार्क्स था. ठीक है. परसेंटेज मतलब ऑब्वियसली 100 मार्क्स का एक एग्जाम होगा, 69% मिला तो मतलब 69 मार्क्स मिला था उसको. ठीक है. So based on this data, find the probability that the student gets more than 70% marks in a unit test. तो ऐसा अगर कोई दूसरा वाला यूनिट टेस्ट तुम रैंडमली पिक करोगे या फिर नेक्स्ट ईयर एक फिर से उस स्टूडेंट का अगर या फिर उसी साल दूसरा एक यूनिट टेस्ट के बारे में देखोगे, मतलब उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करोगे, क्या व्हाट विल फाइंड? यू विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी. सो 70% मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? देखो कौन सा सिनेरियो में मिला उसको 70% से ज्यादा. This is the one first case, second case and this is the third case. That means what are the total number of trials? Total number of cases या फिर total number of trials कितना है यहाँ पे? कितना होगा total number of trials? Anyone? काव्य कितना होगा total number of trials? काव्य, what are the total number of trials? इस क्वेश्चन में क्या होगा? बोलो. 5. Yes, 5 because total number of trials here is equal to total number of tests. Total number of unit tests. So total number of unit tests कितना है? क्यों हुआ ये समझ में आया? बिकॉज 5 टेस्ट दिया था स्टूडेंट ने तो 5 टेस्ट को ही कंसिडर करेंगे. दिया था टोटल नंबर ऑफ टेस्ट एंड 70% से मिलने. अभी हम लोग कौन सा इवेंट देखेंगे? द इवेंट ऑफ गेटिंग 70% मोर देन 70% मार्क्स. ठीक है. मतलब यहाँ पे अगर मेरा किसी का परसेंटेज अगर 70 होता हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते, बट सिंस इट इज नॉट ग्रेटर देन 71 विल कंसिडर दिस. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ट्रायल्स in which the student got greater than 70% marks. कितना होगा? Equal to how much? नवोदीप कितना होगा? बोलो. नवोदीप दिखाई दे रहा है? कितना होगा? हाँ सर.
कितना बार स्टूडेंट को 70% से ज्यादा मार्क्स मिला? कितना बार? नवोदय क्या होगा बोलो? हाउ मेनी टेस्ट, कितने टेस्ट में स्टूडेंट को 70% से ज्यादा मार्क्स मिला बोलो? नवोदय दिखाई दे रहा है? बुक दिखाई दे रहा है? हाँ सर। मतलब बोलो, आंसर बोलो, कितना टेस्ट में मिला बोलो? सेवेंटी परसेंट से ज्यादा मार्क्स किस किस टेस्ट में मिला? बोल पाओगे कि नहीं बोलो? नवोदय नो सर। नहीं, क्यों नहीं बोल पा रहे हो? अरे यहाँ पे मैंने देखो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट है, 5 यूनिट टेस्ट दिया था, इसलिए हम लोग 5 टेस्ट को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, टोटल 5 सर। टेस्ट है। कितने टेस्ट में उसको 70% से ज्यादा मिला, ये बोल नहीं पा रहे हो? ऊपर में तो टेबल है, यहां से देखो। कौन सा टेस्ट है ये पहला टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, फोर्थ टेस्ट, फिफ्थ टेस्ट। इन टेस्ट में से 70% से ज्यादा कहां पे मिला उसको? कितने टेस्ट में मिला बोलो? नंबर ऑफ टेस्ट इन विच द स्टूडेंट गॉट ग्रेटर देन 70% मार्क्स, कितना? इसका वैल्यू क्या होगा? अभी भी बोल नहीं पाओगे? सर समझ में नहीं आ रहा है। मैंने पूछा कि एक स्टूडेंट ने 5 टेस्ट दिया था, उसका ही टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, ये तो इतना तक समझ में आया? हाँ सर। हाँ, तो अभी मैं पूछ रहा हूं इन पांचों टेस्ट में से कितने टेस्ट में उस स्टूडेंट को 70% से ज्यादा मार्क्स मिला बोलो? अभी भी समझ में नहीं आया? हाँ सर आया। अब कितना कितना में उसको 70% से ज्यादा मिला, कितने टेस्ट में मिला? होगा तुम्हारा, छोड़ो। सो ही हैज गॉट, दैट स्टूडेंट गॉट 70% से ज्यादा उसको परसेंटेज किस किस में मिला? यूनिट टेस्ट 2 में मिला, यूनिट टेस्ट 3 में मिला और यूनिट टेस्ट 5 में मिला। 71, 73 एंड 74%। ठीक है, दैट इज वाई इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू होगा 3। ठीक है, सो आउट ऑफ द 5 टेस्ट द स्टूडेंट गॉट ग्रेटर देन 70% मार्क्स इन 3 टेस्ट। सो दीज आर द फेवरेबल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो टोटल ट्रायल्स डिनोमिनेटर में लिखेंगे, नंबर ऑफ ट्रायल्स ये वाला न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70 मार्क्स in that test is equal to 3/5। समझ में आया सबको? यस सर। ये 3 बोलने में इतना तकलीफ क्यों हो रहा था तुम्हें? दिख ही तो रहा है यहाँ पे, ये 70 से बड़ा है, ये 70 से बड़ा है, ये 70 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली 3 ही होगा ना। अभी हाँ समझ सर। में आया? हाँ सर अभी समझ में आया। अदर्स क्लियर? Yes. तो इसी पैटर्न में तुम लोग को सम देखा। Yes, sir. दिस क्वेश्चन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चन है नंबर 6 इंपॉर्टेंट था, क्यों? बिकॉज दिस क्वेश्चन इज बिट डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे तुम लोगों को अलग अलग सिनेरियोस लेना पड़ेगा बेस्ड ऑन द क्वेश्चन। So try to read this, do this sum
प्रॉपरली, एक इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है। मेथड थोड़ा सा अलग है, ये दे सकता है एग्जाम में। ओके, लेट अस सी एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन पढ़ के समझ लेना क्वेश्चन में क्या दिया है। एन इंश्योरेंस कंपनी सिलेक्टेड 2000 ड्राइवर्स एट रैंडम, मतलब 2000 ड्राइवर्स को उन लोगों ने पिक किया रैंडमली इन ए पर्टिकुलर सिटी टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन देयर एजेस एंड एक्सीडेंट्स, ठीक है। तो अभी एज और एक्सीडेंट का जो डेटा है उन लोगों ने वो रैंडम एक डेटा कलेक्ट किया। सो बेस्ड ऑन दोस 2000 ड्राइवर्स, सो उनका एज कैलकुलेट किया गया और हर एक का एक्सीडेंट का जो एक्सीडेंट मतलब किसी गाड़ी को ठोक दिया या फिर गाड़ी में बेंड आ गया, डेंट आ गया, ऐसा टाइप का कुछ, ठीक है, या फिर चोट लगा एक्सीडेंट के कारण, तो दोस थिंग्स वर कंसिडर्ड। सो these were the brackets, एज ब्रैकेट्स। तो 18 to 29 का एज ब्रैकेट था, 30 to 50 को कंसिडर किया गया और अबव 50 को कंसिडर किया गया, ठीक है। सो एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर, तो उन सब लोगों का जो, उन सब ड्राइवर्स का जो तुम्हारा एक्सीडेंट्स हुआ था उसको भी टैबुलेट किया गया। 18 to 29 का जीरो, कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ उस एज में, तो 440 ड्राइवर्स वे सच लाइक दैट, मतलब 440 ड्राइवर्स इस एज ग्रुप में थे और उनका कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था उस एक साल में, ठीक है। सिमिलरली 160 ड्राइवर्स वे देयर हु वर इन द एज ब्रैकेट ऑफ 18 to 29 ईयर्स, और उनका कितना एक्सीडेंट हुआ, सिर्फ एक एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। समझ में आ रहा है ना टेबल को कैसे रीड करना है। सिमिलरली 110 ड्राइवर्स ऐसे थे जो इस एज ग्रुप में लाई करते थे और उनका उस एक साल में 2 एक्सीडेंट्स हुआ। समझ में आ रहा है ना, इज इट क्लियर? हाँ। काव्यक, Yes, sir. नवोदीप, समझ में आया? काव्यक समझ हाँ में आ सर। रहा? हाँ सर। ओके, हाँ सर। सो suppose you pick this 45, what does this 45 indicate? 45 का मतलब है 1 और इसका इंटरसेक्शन, मतलब उस ड्राइवर, मतलब 45 ड्राइवर्स का एज 50 से ज्यादा था और उनका उस एक साल में एक एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू रीड द टेबल। सो यहाँ पे पहला वाला प्रोबेबिलिटी, तो यू आर गिवन सम सिनेरियोस, ठीक है। सो उसको कैसे करेंगे वो देखो। पहला वाला क्या दिया है, बट फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, द ड्राइवर बीइंग 18 to 29, तो ऑब्वियसली इसको कंसिडर करना पड़ेगा, एंड हैविंग एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट्स, मतलब एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट्स मतलब ये वाला, ठीक है। मतलब 18 to 29 years and having 3 accidents, 61 out of how much, 61 out of how much, 2000, तो इसका आंसर हो गया 61 by 2000। समझ में आया? प्रोबेबिलिटी, इसका प्रोबेबिलिटी यही होगा। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स, sorry, number of drivers who are 18 to 29 years of age and having exactly 3 accidents, so this is the value, it's the favorable number of trials and this is the total number of trials, ठीक है, that is 2000। समझ में आया कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी? हाँ। नेक्स्ट वाला देखो, बीइंग 30 to 50 years of age, मतलब कौन सा वाला अभी अभी हम लोग कंसिडर करेंगे, विल लुक एट दिस रो, इस रो को देखेंगे, ठीक है। एंड हैविंग 1 or more accidents, 1 or more accidents, देखो 1 or more accidents मतलब एक से ज्यादा, मतलब इसको भी कंसिडर करना है, 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 ठीक है। एक या एक से ज्यादा, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, इसका आंसर होगा इसको छोड़ के, मतलब those drivers who are in the range of whose age is 30 to 50 years of age and have no accident, तो उनको छोड़ के बाकी जितना भी है, so this will be equal to 125 plus 60, मतलब इसको कंसिडर करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे और इसको भी कंसिडर करेंगे, बिकॉज दीज आर ऑल इक्वल टू 1 और मोर, ठीक है। 1 और मोर दिया है ना, इसलिए हम लोग 125 plus 60 plus 22 plus 18 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 2000। समझ में आया कैसे करना है?
समझ में आया सबको? हाँ ओके, हैविंग नो एक्सीडेंट्स इन 1 year। तो अभी देखो, नाउ दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग सिनेरियो। ऐसा कितना ड्राइवर्स है जिनका कोई भी एक्सीडेंट्स नहीं हुआ? ऑब्वियसली दिस इज द ग्रुप, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? 440 प्लस 505 प्लस 360, इसका मतलब कोई भी ड्राइवर अगर पिक करोगे तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that driver will be having no accidents in that year regardless of his age। यहाँ पे इसलिए एज का फैक्टर नहीं दिया है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू होगा 440 प्लस 505 प्लस 360 डिवाइडेड बाय 2000। समझ में आया क्यों ये मैंने कंसिडर किया? बिकॉज यहाँ पे एज का फैक्टर नहीं है, द ओनली फैक्टर इज हैविंग नो एक्सीडेंट। तो ऐसा, तो इसलिए हम लोग तीनों एज ग्रुप में इसको देखेंगे, इसको कंसिडर करेंगे। समझ में आया? एवरीवन क्लियर? यस हाँ हाँ सर। ओके, टफ तो नहीं लग रहा है चैप्टर? इट्स क्वाइट सिंपल। यस ये एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स का एक कंपोनेंट है, ठीक है? स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आर स्टडीड टुगेदर, एक दूसरे का मतलब दिस काइंड ऑफ ए सब टॉपिक बोल सकते हो स्टैटिस्टिक्स का। सो दैट इज व्हाई काइंड ऑफ सिमिलर, जो स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, पॉलीगॉन बनाते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, तो काइंड ऑफ लाइक दैट। तो यहाँ पे भी उसी डेटा के बेसिस पे हम लोग प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं, ठीक है? फ्यूचर प्रेडिक्शन काइंड ऑफ लाइक थिंग, ठीक है? समझ में आया? सबको समझ में आया? हाँ ओके, नाउ लुक एट एग्जांपल 9। एग्जांपल 9 में क्या दिया है? कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 14.3 एग्जांपल 4 चैप्टर 14। अभी चैप्टर 14 निकालना पड़ेगा। चैप्टर 14 में इस टेबल को कंसीडर करेंगे। चैप्टर 14 का जो एग्जांपल, कौन सा टेबल लिखने के लिए दिया है? एग्जांपल 4 चैप्टर 14, है कि नहीं? एग्जांपल 4 को अगर कंसीडर करेंगे हम लोग, एग्जांपल 4 बॉटम में है, ऊपर में था। हाँ, सो दिस वाज एग्जांपल 4, है कि नहीं? ये वाला एग्जांपल 4 है। तो कौन सा टेबल कंसीडर करने के लिए दिया है? टेबल 14.3, दैट मीन्स दिस टेबल। इस टेबल में तुम लोग अगर क्लियरली देखो, दिस इज द टेबल दे आर टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे दिया है this table gives the distribution of frequency distribution of weights of 38 students of a class. Find the probability that the weight of the student in the class lies in the interval 46 to 50। तो यहाँ पे देखो 46 to 50 वाला कितना है? 3 है। 46 to 50 कितना है? 3 है सिर्फ। 3 out of how much? 38। So this is the total trials, total number of trials। और हम लोग जिस इवेंट को कंसिडर कर रहे हैं उसका कितना है? दिस इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, the number of students who are lying in the range, who have the weights in the range 46 to 50। तो इसका प्रोबेबिलिटी का आंसर कितना होगा? इसका प्रोबेबिलिटी का आंसर होगा 3 by how much? 3 by 36। समझ में आया? सो इतना 36, 38, 38 ही तो था। हाँ 38, ठीक है? समझ में आया 3 by 38 कैसा आया? हाँ ओके, सो 3 by 38, तो दैट विल गिव यू 0.079। Similarly, given two events in this context, one having probability 0 and other having probability 1, ऐसा दो इवेंट्स लिख सकते हो क्या कि जिस इस केस में, इस टेबल के बेसिस पे, जिसका प्रोबेबिलिटी 0 है? तो 0 कितना होगा? देखो
जीरो हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट वेइंग लेस देन 31 किलोज, ठीक है, सो दैट कैन बी वन इवेंट। पहला इवेंट हो सकता है, मतलब इनका प्रोबेबिलिटी जीरो होगा, तो प्रोबेबिलिटी जीरो वाला, सो पी इक्वल्स टू जीरो वाला कौन सा एग्जांपल हो सकता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट इन द रेंज whose weight is in the range of तुम्हारा 26 to 30 हो सकता है, नॉट 26 to 30, सॉरी, हाँ 26 to 30, हाँ, तो 26 to 30 वाला जो ग्रुप है उसमें राय करने वाला अगर कोई स्टूडेंट है तो वो उसका भी जीरो होगा, बिकॉज उसमें है ही नहीं, है कि नहीं। उसके बाद तुम्हारा हो सकता है 76 to 80, इस ग्रुप में भी कोई नहीं है कि नहीं, बिकॉज इसका जो नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है, फेवरेबल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है, जीरो होगा दोनों में, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगा जीरो। समझ में आ रहा है ना? तो ये एक पहला इवेंट हो सकता है, दिस कैन बी द सेकंड इवेंट। समझ में आया सबको? हाँ, इज इट क्लियर? हाँ हाँ, और श्योर इवेंट क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी वन वाला इवेंट क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 30 kg। So probability of a student weighing greater than 30 kg is always what? 1। इसका भी 1 होगा। और एक इवेंट क्या हो सकता है, और एक इवेंट हो सकता है तुम्हारा यहाँ पे probability less than what? 80 kilos, not 80 kilos but 75 kilos, है कि नहीं, या 76 kilos भी लिख सकते हो, 76 kilos, तो वो भी होगा, श्योर इवेंट होगा कि नहीं ये वाला? हाँ काफी हाँ समझ सर। में आया नवोदीप? हाँ प्रोबेबिलिटी सर। जीरो जीरो होता है इम्पॉसिबल, ऐसा कोई चीज जो है पॉसिबल ही नहीं है। तो गिवन डेटा के कॉन्टेक्स्ट में 26 to 30 के रेंज वाला कोई वेट किसी का है नहीं, 76 to 80 भी किसी का है नहीं, तो इसलिए उन दोनों इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी जीरो होगा। प्रोबेबिलिटी वन मतलब श्योर इवेंट होगा, होना ही पड़ेगा, होगा ही ऑब्वियसली, इट विल टेक ऑकर ऑलवेज। सो 30 kg से ज्यादा तो हर एक स्टूडेंट का वेट है, यहाँ पे जितना भी वेट है तो ऑब्वियसली इट्स ग्रेटर देन 30, तो ऑल आर कंसिडर्ड, so that is why you can say out of all the 30 students everyone has weight greater than 30 kg। and सेकेंड वाला अगर E4 वाला देखेंगे, लेस देन 76 kg, मतलब इन 30 स्टूडेंट्स का वेट 76 kg से कम है। कैसे, क्यों कम है? बिकॉज ऑब्वियसली 75 इज द मैक्सिमम लिमिट है, 31 तो 76 से तो कम ही है बाकी जितना भी है, दिस इज ऑलवेज लेस देन 76। समझ में आया? सो यू कैन गिव एग्जांपल्स बेस्ड ऑन योर, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, कंसिडर द इवेंट दैट इज वेट स्टूडेंट वेज 30 kg। Since no student has this weight, the probability of occurrence of this event is zero. So that event is a impossible event. Similarly, based on this data, so similarly, a student weighing more than 30 kg is 1, है कि नहीं? 30 kg ना होने का, मतलब होने का इवेंट जीरो है, सो 30 kg से ज्यादा होने का इवेंट तुम्हारा जो उसका प्रोबेबिलिटी होगा वो 1 होगा, वो ऑब्वियसली 2 ही होगा हर। ठीक है, समझ में आया? नाउ लुकिंग एट द लास्ट एग्जांपल, देखो एग्जांपल 9 समझ में आया सबको? सबको समझ हाँ में आया? हाँ सर। ठीक है, सो नवोदीप समझ में आया एग्जांपल 9? Yes, sir. Okay. Now look at example number 10. 50 seeds were selected at random from each of 5 bags of seed and were kept under standardized conditions favorable to germination. Germination मतलब क्या? सीड जो ग्रो करता है कि नहीं? सीड से जो तुम्हारा ऐसा स्प्राउट टाइप का निकलता है ना, प्लांट का जो ग्रोथ, इनिशियल ग्रोथ जो स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन, है कि नहीं? पता है ना जर्मिनेशन? हाँ सर। हाँ वही है। तो हाँ
50 सीड 5 बैग से रैंडमली पिक किया गया और उसको एक साथ में रख के दे वर केप्ट इन a certain place where it was favorable for germination. ठीक है, after 20 days the number of seeds which had germinated in each collection were counted. ठीक है, and recorded as follows. देखो, पहला बैग का 40 जर्मिनेट हो पाया, सेकेंड बैग से जो सीड्स कलेक्ट किया था 48 जर्मिनेट कर पाया, थर्ड बैग से 42 कर पाया 42 सीड्स, एंड फोर्थ बैग से 39 सीड्स कर पाया जर्मिनेट, और फिफ्थ बैग से 41 सीड्स कर पाया. ठीक है, सो दीज आर द सिनेरियो ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स फॉर ईच ऑफ द बैग. ठीक है, हर एक बैग से 5 बैग जो था हम लोगों का, उनमें से ये हम लोगों का जर्मिनेशन हुआ. ठीक है, तो टोटल कितना सीड्स हुआ? पहला बैग से देखो 50 सीड्स वे कलेक्टेड फ्रॉम ईच, मतलब पहला बैग से जो 50 सीड कलेक्ट किया था उस 50 में से सिर्फ 40 जर्मिनेट कर पाया. सेकेंड वाला बैग से जो 50 सीड कलेक्ट किया गया था उसमें सिर्फ 48 कर पाया जर्मिनेट. ठीक है, थर्ड बैग से जो 50 सीड लिया था उससे सिर्फ 42, और तुम्हारा फोर्थ बैग से भी 50 सीड जो लिया गया था उससे सिर्फ 39 कर पाया, और फिफ्थ बैग से जो 50 सीड लिया गया था, तो हर एक बैग से 50 सीड लिया गया था, अलग अलग नंबर्स ऑफ सीड्स वे जर्मिनेटेड. ठीक है, सो यहाँ पे बोला गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? सो अभी देखो 40 सीड्स मतलब हमारे पास हर एक बैग से 50-50 करके लिया गया था. सो देयर आर टोटल ऑफ 5 बैग्स. ठीक है, तो 5 बैग्स में से, तो 5 इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स यू कैन से. So total number of trials in this case is 5. Why 5 there? Because there are 5 bags available. अभी इनमें से क्या है, कितना सीड्स जर्मिनेट किया? 40, मोर देन 40. मोर देन 40 कितना बैग में हुआ, मतलब कितना कलेक्ट, मतलब ग्रुप्स में हुआ? मोर देन 40 किस किस में हुआ? फर्स्ट बैग का सीड्स में हुआ, सेकेंड मोर देन 40 बोला, सॉरी फर्स्ट बैग का नहीं कंसिडर कर सकते, मोर देन बोला है ना, तो 40 इज नॉट कंसिडर्ड. सेकेंड बैग का हुआ, थर्ड बैग का हुआ, फोर्थ बैग का नहीं हुआ, फिफ्थ बैग का हुआ. सो 3 आउट ऑफ 5. सो इसका मतलब इसका प्रोबेबिलिटी होगा 3 आउट ऑफ 5. समझ में आया? हाँ सर. हाँ. सो 49 सीड्स इन अ बैग. 49 सीड्स हुआ क्या? किसी का 49 सीड्स हुआ? नो सर. तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? इसका प्रोबेबिलिटी होगा 0/5. दैट इज कोई भी नहीं है ना, ऐसा कोई भी केस नहीं है जिसमें 49 सीड्स जर्मिनेट किया. सो दैट विल बी इक्वल टू 0/5 which is equal to 0. It's impossible event because कोई भी तुम्हारा बैग में 49 सीड्स जर्मिनेट नहीं किया. सो दैट इज व्हाई इट्स एन इम्पॉसिबल इवेंट इन दिस सिनेरियो. समझ में आया क्योंकि इम्पॉसिबल है? इज इट क्लियर? नवदीप समझ में आ रहा है? Yes. हाँ सर. 49 किसी में भी नहीं है. सेकंड बैग का तो 48 तक गया है, 49 तो नहीं मिला. 49 सीड्स जर्मिनेट किया क्या? किसी बैग का सीड्स नहीं किया. ओके, सो दैट वाज 0. मोर देन 35, मोर देन 35 किया, सबका मोर देन 35. ये भी ग्रेटर देन 35, 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 ये भी ग्रेटर देन 35. दैट मीन्स in 5 cases, in 5 out of the 5 bags this was possible. That is a sure event. तो 35 सीड्स से ज्यादा सीड टर्मिनेट करेगा, दैट इज श्योर, फॉर श्योर. व्हाई? हर एक बैग का जो जर्मिनेशन रेट है वो ऑब्वियसली 35 से ज्यादा है. ठीक है, सो दैट इज अ श्योर इवेंट. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए इम्पॉसिबल इवेंट एंड दिस इज अ श्योर इवेंट. समझ में आया? इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी 0, इसका प्रोबेबिलिटी 1. इज इट क्लियर? समझ में आया? Yes. नवदीप का भी समझ में आया? हाँ सर. ओके,
सो दिस चैप्टर इज क्वाइट सिंपल, तो ट्राई करके देखना, यही वाला होगा। इस चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चंस में तुमको चैप्टर 14 का टेबल्स को रेफर करने के लिए बोला गया। देखो, रेफर टू टेबल नंबर 14.6 चैप्टर 14। सो यू हैव टू, तो ऐसा अगर जब दे देगा, बुक में जब करोगे, कॉपी में जब प्रैक्टिस करोगे, ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम, नॉट द डायग्राम, नॉट ट्राई टू ड्रॉ द टेबल। ठीक है, चैप्टर 14 वाला टेबल कॉपी में ड्रॉ करके उसके बाद ही तुम इसको सॉल्व करना। ठीक है, सो दैट इज जस्ट ए सजेशन। समझ में आया? सिमिलरली यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 14.2 सेम। ठीक है, ये हाँ सब नहीं चाहिए, दिस 2 क्वेश्चंस आर नॉट रिक्वायर्ड। 11 और 12 देखना, यहाँ 12 में भी 14.2 से क्वेश्चन नंबर 1, 14.2 से क्वेश्चन नंबर 5, दिस वर आस्क्ड। ठीक है, तो उसी चैप्टर का जो प्रीवियस चैप्टर का जो टेबल है, इस चैप्टर का जो टेबल्स है, इसको यूज करके यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटीज। इस चैप्टर का जो सम है प्रोबेबिलिटी निकालने वक्त वो सब मत कर देना, क्या क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ये सब मत कर देना। ठीक है, ऑर्डर्ड ग्रुपिंग ये सब मत करना, यू डोंट हैव टू डू इट, यू हैव टू जस्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन दैट डेटा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, हाँ सर। सो ट्राई इट आउट, इट्स अ वेरी हाँ सिंपल सर। चैप्टर। एक्सरसाइज 11 पॉइंट, तो इसका एग्जाम्पल भी करके जाना, एक्सरसाइज का भी सम्स करके जाना। हर एक सम इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली यू कैन डू द सम्स बिकॉज इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल चैप्टर है ये वाला। एंड मोर इम्पोर्टेंटली ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, जो मैंने लास्ट क्लास तक पढ़ाया था। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिकॉज दैट कॉन्सेप्ट विल बी रिक्वायर्ड इन क्लास 10 ऑल्सो। ठीक है, सो चैप्टर को समझ लो, कॉन्सेप्ट को समझो, एग्जाम्पल्स करो, एक्सरसाइज सम्स करो। दिस चैप्टर विल कैन बी कंप्लीटेड इन 1 डे, एक दिन में खत्म कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, इसमें ज्यादा कैलकुलेशंस भी नहीं होता है। सो ट्राई इट आउट, अगर कोई डिफिकल्टी हो मुझे पूछना। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द मैथ सिलेबस। ठीक है, समझ में आया? हाँ खत्म, आज हाँ सर। पूरा साल का सिलेबस खत्म हो गया। तुम लोग का स्कूल में कोई चैप्टर स्किप कर सकता है, मैंने चैप्टर स्किप नहीं किया था, हर एक चैप्टर करा दिया तुम लोगों का, मैथ्स में स्पेशली। सो प्रैक्टिस करो, कोई डिफिकल्टी हो तो पूछना, और ट्राई टू सबमिट द होमवर्क्स। आज मैं बहुत सारा होमवर्क है, मैं आज शाम को चेक कर दूंगा, शाम को मैं फ्री हूँ। सो यू विल गेट योर आंसर्स चेक, जिन जिन लोगों को भेजा है, एंड ट्राई टू सबमिट मोर होमवर्क्स। ठीक है, बिफोर द एग्जाम। समझ में आया? हाँ ओके देन, ठीक है, सो बाय बाय, थैंक यू। बाय।